नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ के बयान की, जिनका कहना है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर नौजवानों और मजदूरों के लिए रोज़गार, अमन और तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ करेंगे। मज़ीद मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम है। अल्लाह ताला ने हमेशा नवाज़ शरीफ को सुरखरू किया और सरबुलंद किया। निज़ाम की इस्लाह और आवाम की फलाह नवाज़ शरीफ का वाहिद मकसद है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ की दी हुई तरक्की अगर निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात ही बाकी रह जाएंगे। हमने कौम की खिदमत का एक लम्हा भी ना ही ज़ाया किया और ना आइंदा करने का अज़्म रखते हैं। ये जो बुलंद व बांग दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और अब मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि नवाज़ शरीफ मुल्क को जो है वो बहरानों से निकालने के लिए आ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि मौशी बहरान से निकालने का प्लान है नवाज़ शरीफ साहब के पास, या फिर वो अपनी एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं जिसके तहत वो मुल्क को बहरान से निकाल पाएंगे और मजदूरों और गरीबों की फलाह के लिए काम करेंगे? ज़रा अपने मेहमानों से जान लेते हैं उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या समझते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि किसी नई स्ट्रैटेजी या पॉलिसी के तहत नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आने के बाद वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए और मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए काम करेंगे? जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहना चाहेंगे। मांडला साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बेसिक सवाल यही है, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई पॉलिसी है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान है जिसके तहत वो मौशी बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा। सबसे पहली बात ये है कि अगर इन्होंने निकालना था तो पहले ये तो बताएं कि इस मुल्क को बहरान में डाला किसने है। ये जो बहरान है ये कौन लोग डाल के गए हैं? ये उन्हीं लोगों ने डाला है जिनके बार अंपायर हैं, जो मनी लॉन्डर हैं, जिनके पनामा लीग में नाम है, जिनके नाम इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस हुए। कोई बीबीसी फिल्में बना रहा है, कोई कहाँ की न्यूज़ आ रही है, तो डाला किसने था? तो हमारा तो वही हाल है। वो कहते हैं कि मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये हकीम, ये बड़ा मर्द बहरान, ये सब ने देखे हुए हैं कि इनकी अपनी औकात कहाँ से कहाँ पहुँच गई और कहाँ से इनका तल्लक था, इनके अपने असासे क्या थे और क्या से क्या हो गए। अवाम मकरूज से मकरूज तर होगी, अवाम बिलक रही है, भूख से जो है वो तरस रही है। मुझे बताएं, उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं, ये दोबारा आ रहे हैं कि मुल्क को पहले कम लूटा है, अभी मज़ीद आके लूटेंगे। वो नज़म जो अक्सर वो गाते हैं सारे मिलकर कि आओ मिलकर खाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं, अभी सारे मिले। ये 15-16 माह में ये किसकी हुकूमत थी? वो इन्हीं की हुकूमत थी ना। ये मरियम बीबी जो कह रही है, इन्हीं की हुकूमत थी, पीपल पार्टी वाले थे। वो तो कह रही हैं कि अगर मुल्क को नवाज शरीफ के दौर से निकालें तो फिर सिर्फ खंडरात ही बच जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जब मुल्क के अगर कर्जों का एस्टीमेट लगाया जाए तो जब ये नहीं थे तो उस वक्त मुल्क खुशहाल था, मुल्क में कोई इज्जत थी, मुल्क की कोई गैरत थी। इन्होंने किया क्या आके कि जब इनकी हुकूमत आई, जो डिक्टेशन बाहर से मिली वो इन्होंने मानी। अगर किसी ने कहा नमूसे रसालत की शेख जो है वो निकाल दो असम्बली से, तो किसने निकाल दी? ये साने मॉडल टाउन के जो सामने 14 कत्ल, 100 बंदों को गोली लगाई, वो किन्होंने लगाई थी? किसकी हुकूमत थी? ये जाली पुलिस मुकाबले। मुझे बताया कि आज तक इस गरीब आवाम ने अगर इस मुल्क को लूटा है तो कोई बंदा आकर बता दे ये खुद लूटने वाले हैं। अगर ये इतने अच्छे थे तो मुझे बताया इनको फिर किस किस वजह से निकाला। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आया। जरा हम दीगर मेहमानों की जानिब भी बढ़ना चाहेंगे। आरिफ चौधरी साहब, ये जो बड़े बड़े ऐलानात मुस्लिम लीग नून की जानिब से किए जा रहे हैं, बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं महज ऐलानात और दावे ही हैं या इनके पीछे कुछ सच्चाई भी है, कोई स्ट्रैटेजी भी है, कोई पॉलिसी भी है? मैं एक बात से तो इत्तेफाक करना चाहूंगा मरियम नवाज की, जो उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की तरक्की को निकाल दिया जाए तो बाकी रात में बचते हैं। उसकी बात वाकई सही है, क्योंकि तरक्की नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने की है और जितने महल्लात उन्होंने तामीर किए हैं और जितना सरमाया उनके पास है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ बरतानिया के अंदर नहीं बल्कि हर जगह आप जब जाएंगे
जो भी दोस्त बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर जाता हूं, तो मुझे लोग दिखाते हैं कि ये जनाब ये भी नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं, या फिर आसिफ जरदारी साहब ने भी कोई कमी नहीं की, लेकिन ये तो बहुत आगे और वाकई इन्होंने मुल्क को खंडरात में बदल दिया है। बाकी बात बड़ी जबरदस्त और यानी ये हो रही है। इत्तेफाक ऐसा है कि आज ही के दिन जब ये चल रहा है मामला, एक तरफ इमरान खान को साइफर में रखने के ऊपर तुले हुए हैं और दूसरी तरफ वो वीडियो आप देख रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट हुई है कॉल, और पता चला है कि पाकिस्तान की का वो रजीम जो आया था, जो नवाज शरीफ साहब का पॉइनियर या स्टीयरिंग रजीम था, जिसने आके तैयारी करना थी नवाज शरीफ साहब की आमद की, और वो तैयारी कर गया। उसने आके केसेस सारे विड्रा करवा लिए और सारा मामला सीधे कर लिए। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल है वो ये है कि एक 900 मिलियन डॉलर के अगेंस्ट, जो कि आपने सिर्फ उनसे कर्जा लेने के लिए IMF से दिखाना था कि जनाब हमारी सूरत हाल है कि हमारे पास ये कुछ भी है और ये चीजें भी हैं, आपने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन में आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं और आप जरा कर रहे हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या बचता है। और जो कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर एसेट्स जो है उनको समेटने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, और उस नवाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान के साथ वो किया है कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। यानी मैं हैरान होता हूँ कि वो सारी तकरीरें, वो सारी गुफ्तगू जो पाकिस्तान से बाहर इमरान खान ने की, कोई दुश्मन कर सकता है इस तरह? और वो आज फौज और एस्टेब्लिशमेंट जो जिनके बारे में ये समझा जा रहा है कि वो उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में जो उसने कहा, और दुश्मनों के जाके कैंपों में उनके यानी इसके जाके उन्होंने किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ना पाकिस्तान का कुछ बचाने का उनका इरादा है और ना यहाँ मैशत को कुछ करने का इरादा है, बल्कि जितना मैशत को नुकसान उन्होंने पहुंचाया है अब तक, कोई कसर छोड़ी उन्होंने बाकी। तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया आरिफ साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। जरा असद खलल साहब से जान लेते हैं वो मरियम नवाज के बयान पे क्या कहेंगे। असद खलल साहब, ये नून लीग की जानिब से जो बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, एक के बाद एक बयानात सामने आ रहे हैं, क्या समझते हैं क्या ये इलेक्शन बयानिया है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं, पहले तो वो खुद को सजा याफ्ता होने से बचाएंगे, पहले वो अपने केस से निकलने की बात करेंगे या गिरफ्तारी से बचने की बात करेंगे, या फिर मुल्क को बहरान से निकालेंगे और आवाम की फलाह बहबूद के लिए डायरेक्ट ही काम कर देंगे? देखिए, मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो मुल्क आज इस अगर हालत तक पहुंचा है, तो उसमें नवाज शरीफ साहब को अगर वो क्रेडिट देती हैं तो उनको निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो आज अगर महंगी बिजली के बिल हम महंगे देने पर मजबूर हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब के किए IPP के मुआहदे हैं, जिनको बिजली ना देने के बावजूद कैपेसिटी चार्जेस की मार्ग में 2000 अरब से ज्यादा अब इस साल भी हमने देने हैं, और ये झोंके हमें चुकी हुई है। LNG का महंगा जो मुआहदा है वो भी नवाज शरीफ साहब का ही तोहफा है, और नवाज शरीफ की मुआशी टीम के तो वही जो खिलाड़ी हैं तजर्बाकार इसहाक डार साहब ने 16 माह में मुल्क को जिस जगह पे पहुंचा दिया है, तो इनसे अभी भी हम तोको रखेंगे कि ये पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे और ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जो है वो इनके साथ लाजमो मलजूम है। तो 30-35 साल के अंदर जो है अमली उसका अगर सबूत देखें तो पाकिस्तान ने तो तरक्की नहीं की, पाकिस्तान की खुशहाली नहीं हुई, लेकिन शरीफ फैमिली के खानदान की अगर देखें तो 80 की दहाई से लेकर जब से ये इक़्तिदार में आए उसके बाद इनके पैसे पहले कितने थे, बाद में कितने थे, और इनका प्रोफाइल जो है किस हद तक जो है इनको तरक्की और खुशहाली जो है और दिन दुगनी और रात चुगनी इन्होंने तरक्की की। जाती हैसियत में अपनी फैमिली के हिसाब से तो इनका प्रोफाइल जो है वाकई जो वो कहती है ठीक है, लेकिन जो आवाम के हवाले से या मुल्क के हवाले से वो कह रही है बिल्कुल उसके बरक्स है, क्योंकि आज अगर मुल्क इस जगह पे पहुंचा हुआ है 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट भी इन्हीं नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में इन्हीं के जो वजीर खजाना ठीक हो गया। आसिफ साहब, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। जरा हम जल्दी से पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या नवाज शरीफ के पास आवाम की तरक्की का कोई नया प्लान मौजूद है? सिर्फ 29% को ऐसा लगता है जी हाँ, जबकि 71% इसकी नफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की, जिनका ये कहना है कि खुशहाली जब तक कराची में दाखिल नहीं होगी तब तक मुल्क में भी नहीं पहुंच सकती। कराची पाकिस्तान की बका है, सलामती है और खुशहाली का गेटवे है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के हवाले से इनकलाब की तैयारी हम कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे। हम यहाँ पर इलेक्शन जीतने नहीं, दिल जीतने आए हैं। MQM पाकिस्तान बिखर नहीं रही, निखर रही है। ये जो बयान सामने आया है खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कि कराची पाकिस्तान की बका है, सलामती है और खुशहाली का गेटवे है लेकिन कराची के अमन के हवाले से उन्होंने बात नहीं की। जब तक कराची में अमन नहीं होगा, जब तक कराची की फलाह बहबूद का कोई नहीं सोचेगा, तब तक क्या वाकई करप्शन फ्री कराची के बाद हम देख सकते हैं कि मुल्क में खुशहाली आएगी, नहीं आएगी? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की नहीं इनकलाब आने की तैयारी करें, तो फिर कैसा इनकलाब आएगा? क्या वाकई MQM इनकलाब लाने की पोजीशन में है भी या नहीं? मारला साहब, बड़ा अहम बयान आया है खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से, और वो साथ ये भी इसको जस्टिफाई करें कि हम इलेक्शन की तैयारी नहीं करें, हम तो इनकलाब की तैयारी करें। इतनी पोजीशन में है MQM कि वो इनकलाब बपा कर पाएगी, या पहले जो प्रीवियस हालात रहे हैं MQM की जानिब से आवाम क्या उन पर एतमाद करेगी एक मरतबा फिर से? देखिए उमर, पहली तो बड़ी मजे की बात है कि हम बिखर नहीं रहे, निखर रहे हैं। जब ये बिखरे नहीं थे तो कराची का क्या हाल था? एक एक दिन में वहाँ 50, 60, 70, हत्ता के बाद दिनों में 100 तक फिगर जाता था टारगेट किलंग में। ऐसे ही बोरी बंद लाशें, बत्ता, पर्ची, अगवा बराए तवान। तो मेरा ख्याल जब ये बिखरे नहीं थे, जब निखरे हुए थे, वो तो लंदन से ऑर्डर आते थे, तो उस वक्त क्या हाल इन्होंने किया? आज जिस दर्ज पे कराची पहुंचा है, तो क्या MQM उससे बाहर थी? इनका मैक्सिमम किरदार उसमें शामिल है। उसकी वजह ये है कि आज कराची आलूदा तरीन दुनिया के जो शहर हैं उनमें नंबर 1 के ऊपर है। वारदातें, बत्ता, अगवा बराए तवान, हत्ता के जितना भी करप्शन है, ये हाल ही में जब मिलिट्री चीफ उधर गया है तो सारे ताजरों ने बैठ के उनके आगे क्या रोना रोया कि यहाँ कारोबार की बात करते हैं, यहाँ जो करप्शन है, जो बत्ता माफिया है, उससे तो जान छड़ाए हमारी। तो मुझे बताएं कि जो बत्ता लेने वाले हैं, ये किन्होंने ट्रेंड डाला था? ये कौन लोग थे भाई? जब बत्ता के इस मुल्क में चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, मनी लॉन्डरों को जब कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको चौकों चराहों में नहीं लटकाया जाएगा, तो ये निखर जाएं या बिखर जाएं, ये इस कराची को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये ना ही ये जितने जाते हैं उधर बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर लेने से ये हालात नहीं बदलेंगे। ये जितने हमने तो अक्सर देखा कि अभी पुलिस की बात औकात देखने में आता है कि वो अगवा वराए तवान में वो खुद शामिल होते हैं, करप्शन में खुद शामिल होते हैं। ये कौन लोग हैं? जब तक इनको आप लटकाएंगे नहीं, ये तकरीरों से, बयानों से, खबरों कोई से फायदा नहीं होगा। कुछ होने वाला नहीं है। ये MQM आए, पीपल पार्टी आए या मिलिट्री राज आए, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप सजाएं नहीं देंगे इनको। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। असद साहब, कराची पाकिस्तान की बका, सलामती और अमन का गेटवे है, खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं, लेकिन इस गेटवे पे अनफॉर्चुनेटली बहुत बदअमनी और करप्शन है। जब तक इसका सफाया नहीं होगा तब तक मेरा नहीं ख्याल मुल्क तरक्की कर सकता है। जी असद साहब। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मरियम साहबा ने मेरे ख्याल दावा किया है, इस तरीके से MQM के दावे के मेरे ख्याल इससे ज्यादा धोखे नहीं। MQM पहले कई दहाइयों तक कराची में मेयरशिप भी उनके पास रही है, उसके बाद किरदार भी उनके पास रहा है, तो उसके बावजूद कराची की हालत हमने भी देखा कि बदली है। वो भी खंडरात के मंजर आज भी पेश कर रहा है। तो अब दावे तो इलेक्शन स्टैंड है, जारी बात है। कल 2 बड़े जलसे हुए हैं शाहजहां में भी। नून लीग जो है उसका एक बाकायदा इंतखाबी जो सरगर्मियों का आगाज हो, इसी तरीके से MQM जो है उन्होंने भी वहां से बात की है। नून लीग का जो जलसा है उसका रिएक्शन आया तो कोई पार्टी के चैनल से बता दिया, अगर उन्होंने सारा कुछ किया तो फिर हमने क्या, हमारा अगर चीजें हैं, हम इस चीज और सारी जो की हैं चीजें, तो हमारे पास भी इक़्तिदार जो रहा है, तो वो चीजें किस तरह उसको क्रेडिट ले रहे हैं नून लीग वाले। तो MQM वाले अभी तो उनकी अपना सर्वाइवल की जंग है। जिस तरीके से उनसे इंटीरियर सेम तो पहले उनके पास था, फिर कराची छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के कराची भी उनसे चला गया। अब देखते हैं कितने ज्यादा धड़े थे, धड़े ऐसा ऐसा वो इकट्ठे हुए हैं। पहले मतलब उनकी जो ग्रुप थे
तो अब देखते हैं कि कितनी सीटें वो ले पाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा जो बल्दियाती इंतखाबात थे, उससे पहले मेयर भी उनके पास मेयर सीट भी रही, लेकिन कितना ज्यादा वो जो इंकलाब ले आए, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक हो गया असद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। आरिफ चौधरी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, ये जो सियासी जमातें बुलंदोबांग दावे कर रही हैं, बड़े बड़े ऐलानात कर रही हैं, जैसे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा, ये जलसा जो है इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी है। क्या समझते हैं, ये सिर्फ दावे ही करना है, सिर्फ जबान से नारे ही लगाना है इनका काम, या अमली तौर पे भी इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि ये कराची के अमन को बका की तरफ ले जाएंगे या फिर कराची की खुशहाली के लिए काम करेंगे? देखिए, पहली बात तो दुरुस्त है कि जहाँ तक पाकिस्तान के गेटवे का ताल्लुक है, तरक्की की शाहराह का ताल्लुक है, तो वो कराची का शहर है, उसकी आबादी भी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद था और उसके अंदर गुंजाइश भी अभी तक है कि अगर कोई वाकई जेन्युइन काम किया जाए तो पाकिस्तान का ये शहर बड़ी तरक्की कर सकता है, और ये तरक्की अगर करेगा तो बाकी शहर भी यकीनन इससे फैज़याब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया है, वही दोबारा फिर आके वही नारे लगा रहे हैं। और खुद मैं हैरान होता हूँ कई दफा इस बात पे कि हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान की फिक्र हमसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम में तो जितना हिस्सा वो ले रहे हैं उसके मुकाबले में हम तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं बतौर अवाम। तो उन्हें बराबर इस बात की फिक्र नहीं है। इस तरह के लोगों को वो छोड़ रहे हैं मैदान में खुला। और यानी जो कोई अगर पाकिस्तान की जेन्युइनली बात करने वाला है या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, उसको इस हद तक हमने किनारे लगा दिया है। आज मैं ये जो देखता हूँ चीजें, इतना पाकिस्तान के अंदर जितना ये जुल्म हो रहा है, जिस हद तक आप सिर्फ सियासी यानी आजादियों के नाम पर लोग जो कुछ बाहर निकलते हैं या कुछ इनसे शायबा हो जाता है कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक है, उनके साथ इस हद तक आप कर रहे हैं कि जो कभी सोचा नहीं था। होना ये था कि ये अमल जो है अगर करना ही था तो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ करते, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। आपको 12 मई का वाकया जो है वो भूलना नहीं चाहिए कि जब परवेज मुशर्रफ ने यहाँ खड़े होकर ऐलान किया और उसने कहा ये है मेरी ताकत, और उस ताकत का इस्तेमाल कहाँ हुआ, किसने किया, लोगों को किस तरह जिंदगी से शहीद किया गया, कत्ल किया गया, जो जलाया गया पाकिस्तान को। और जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त पहले फरमा रहे थे कि एक दिन में कितनी लाशें गिरी, तो ऐसी सूरत हाल में आप फिर यानी अगर वो उन पे भरोसा करेंगे तो फिर तो खुदा ही हाफिज है। और मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं और अब ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जहां तक सियासी बात है वो मैं समझता हूँ कि अपनी सियासी मौत मर चुके हैं। यानी इतनी ज्यादा ब्लैक मेलिंग तो शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की हो या किसी ग्रुप ने की हो जितनी MQM ने की है। जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान किसी से भी कोई सौदा कर लेते हैं। यहाँ तक कि अब जो शवाहिद मिले हैं, अब तो खैर उन्हें पूछने वाला फिर कोई नहीं, उनकी वो जरूरत बन गए हैं, फिर उनके साथ मामला तय हो रहे हैं। वरना राह के एजेंट के तौर पर काम किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये MQM और मुस्लिम लीग नून इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया, मैं समझता हूं कि किसी से ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। सर आपका भी पॉइंट आ गया। जरा हम पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या कराची करप्शन और बदअमनी से निकले बगैर मुल्क की तरक्की में गेटवे का किरदार अदा कर सकता है? सिर्फ 25% को ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जबकि 75% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बढ़े, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद बढ़ेंगे। आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्ज लिया, जबकि IDA से सैलाब मुतासरीन को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की इमदाद भी फराहम की गई। एक जानिब हम मुल्क की मौशी सूरत हाल की जब फिक्र करते हैं, जब इसके इस्तेहकाम के हवाले से बात करते हैं, जब इसमें स्टेबिलिटी लाने के हवाले से बात करते हैं कि क्या हमारे हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसीज़ डेवलप की जा रही हैं, कोई स्ट्रैटेजीज़ डेवलप की जा रही हैं, क्या कोई प्लानिंग की जा रही है। दूसरी जानिब ऐसी रिपोर्ट्स का जब हमें सामना होता है तो यकीनन ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान मुल्क की इस्तेहकाम पे जाने के बजाय जो मौशी बहरान है उसका मज़ीद शिकार होता दिखाई दे रहा है। इस बहरान से बाहर निकालने के लिए कौन पॉलिसी डेवलप करेगा, कौन प्लानिंग
करेगा। वजारत ख़जाना की अगर अब से कुछ दिन कबल की बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मजबूत और मुस्तहकम पॉलिसी डेवलप की जा रही है, एक प्लान जो है वो जामे तौर पर उसकी तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम आ पाएगा। मंडला साहब, आपसे मेरी गुजारिश होगी, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई ऐसा है कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी बहरान को ख़त्म करने के लिए, मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है? देखियो अम्मा, एक ही प्लान हमें नज़र आता है कि कुछ कोल पकड़ना है और दर दर जाके भीख मांगना है और फिर खुद दुनिया को भी बताना है कि बेगर्स आर नॉट चूजर। तो जब बंदा इस नहज तक पहुंच जाए तो उनके पास कौन सा प्लान हो सकता है, कौन सा मनसूबा हो सकता है? कि आपने कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इस काम के लिए ना सेनेट की ज़रूरत है, ना पार्लियामेंट की ज़रूरत है, ना इतने जंजाल पालने की ज़रूरत है। वो भीख ही मांगनी है ना। भीख के ऊपर जिस हुकूमत को कर्जा मिलता है वो प्राउड फील करता है। देखा हमारे कैसे तल्लुकात है IMF के साथ, अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ। तो मैंने कई दफ़ा कहा कि इसके लिए पूरे मुल्क से बेहतरीन टैलेंटेड किस्म के बकारी जो चौकों चौराहों में भीख मांगते हैं उनको पकड़ के इकट्ठा करें, उनमें से अच्छे पढ़े लिखे उनको नला दिला कर पैंट टाई कोट पहनाए और उनकी एक वजारत बनाए, उन्हीं में से एक वजीर आजम बनाओ, वजीर खारजा बनाओ और उनको अपने काम पे लगाओ। और इन्होंने किया क्या है? अच्छा, यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर कर्ज लिया तो उससे मुआशी बहरान में क्यों चले गए, मुआशी इस्तेहकाम क्यों नहीं आया? देखिए, मुआशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता। मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया कि वह हल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, कि मैंने सूद को हराम किया है, तजारत को हलाल किया है। तो हराम के साथ माल तो नहीं बढ़ता ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने सूद के साथ माल में इजाफा किया बिल आखिर वो माल में खसारा है, घाटा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है या महकुल्लाहुर रिबा व युरबी सदाकात, कि मैं सदकात को बढ़ाता हूं और सूद को मिटाता हूं। तो ये जितना मर्जी भीख मांग के आ जाए ये मिट जाएंगे। ये गैरत का काम नहीं है, न ये जुर्रत का काम है, ये जलील तरीन काम है दुनिया का, जिसको इस्लाम में नापसंद किया गया। और मेरा अल्लाह बहुत गैरत वाला है। जब इन्होंने अपने काम छोड़े तो अल्लाह पाक ने इनको जलील हकीर काम पे लगाया कि जाओ जाके पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरो। ये तमाम आप देखेंगे कैसे टेंशन होके जाते हैं। जनाब अभी दे दो। सर मुख्तसर बताइए, कभी क्या हम इस कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं? इस कर्ज से छुटकारा हो सकता है। ये तमाम जजेस, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन एक छतरी के नीचे बैठते और अपनी औकात के मुताबिक एक फ्रेमवर्क बनाए कि हमारी औकात ये है, ये याशियों को छोड़े, ये बंगले छोड़े। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। असद साहब, आपको क्या लगता है, क्या कभी हम इस कर्ज से निजात पा सकते हैं? आज हमारे पास ये एजाज हासिल है हमें कि हम सबसे बड़े मुल्क तो बन गए लेकिन कर्ज लेने वाले आलमी बैंक से। जी, ये तो उसी वक्त ही हम निजात पा सकते हैं जब हमारे हुक्मरान जो है वो अपने लल्ले तल्ले जो है, अयाशियाँ जो है, अपनी मराहत हैं, वो जब सत्ता खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ये कर्ज जो है बढ़ता ही रहेगा और इनके एहसास जो है वो भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन मुल्क जो है उसके ऊपर कर्जों का बोझ जो है मजीद बढ़ता रहेगा। और जिस तरह माल्ला साहब ने भी कहा, जारी बात है, सूद जो है वो तो अल्लाह ताला के खिलाफ जंग है और अल्लाह ताला के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह जंग तो कभी भी नहीं जीत सकते हम, तो इस तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। तो ये जो आप देखें कि हमारा जितना पैसा जो टैक्सों का बोझ लाद कर अवाम के ऊपर कितने ज्यादा टैक्सेस हैं हर मद में, आप खाने के लिए जाएं, आप कुछ चीज खरीदें, आप बिल बिजली के जो आते हैं, गैस के बिल आते हैं, बाकी जितने भी यूटिलिटीज आपकी हैं या बाकी जो चीजें हैं, वहाँ हर जगह पे आपको टैक्सेस की तरह मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये सारी चीजें भी इकट्ठी करके भी तो ये सारे जो पैसे हैं कुछ जो है कर्जों की जो है मद में अदा कर दिए जाते हैं और उन पे जो सूद है उसकी मद में अदा किए जाते हैं। तो जब तक तो ये अयाशियों का सिलसिला और इस तरीके से जो अब देखें ना, अभी रिसेंटली फॉरेन जो टूर है निगरान के टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मेरा ख्याल है कितने दिन के लिए अब कितने करोड़ों में पड़ा होगा पाकिस्तान को। और जो जापान का वजीर आजम है वो यानी उसका सरबराह जो है वो रोजवेल्ट जो होटल हमारा पाकिस्तान की मलकियत है वो उसमें ठहरता है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो प्लाजा होटल जो महंगा तरीन है वहाँ पे ठहरते हैं अमेरिका के अंदर। तो ये सूरत हाल है कि जब इस तरह की हमारे हुक्मरानों की सोच ये रहेगी तो उस वक्त तक तो नहीं ये ठीक हो सकते मामला। तो उसके लिए
अवाम के बस में तो इख्तियार है नहीं। ये तो पॉलिसी साज, फैसला साज और तमाम स्टेक होल्डर जिस तरह इनको एक बैठना होगा और सोचना होगा कि मुल्क जो है किस नहज पर मजीद इन्होंने ले जाना है और किस जगह तक ये जाएंगे, किस हद तक जो है। क्योंकि कोई भी जो बात है, हम ट्रेड वाली बात तो करते ही नहीं है। हम कहते हैं सिर्फ हमें कशकोल वाली बात है, कर्जे बस देते जाओ और करना हमने कुछ नहीं है, और जो पैसा आना है उसको सिर्फ हमने अपनी एजाशियों पे उड़ाना है, और उसके लिए कोई तमीर तरक्की का ना हमने पाकिस्तान में डैम बनाना है ताकि सस्ती बिजली लोगों को ठीक हो गया असद साहब। इसी पॉइंट को हम लेकर जरा आरिफ चौधरी साहब के पास जाना चाहेंगे। IDA से सैलाब मुतासरीन को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमदाद फराहम की गई, ये रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ आरिफ चौधरी साहब। लेकिन क्या ये कर्ज के सम्राट सैलाब मुतासरीन को मिले भी या नहीं, इस पर चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? देखें, जिस वक्त में ऐसी सूरत हाल हो कि कोई प्राइम मिनिस्टर, तुर्किया का प्राइम मिनिस्टर आए और उसकी बेगम सैलाब जदगान की, या उस वक्त जलजा जदगान थे, इनकी तकलीफ को देखकर इस हद तक मुतासर हो कि अपना हार जो है वो दे दे, और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेगम जो है वो हार यानी अपने पास रख ले। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी बेइज्जती का। आपको याद होगा, और ये बाकायदा किताब में भी अब तो ये मौजूद है, कि जब ओबामा ने कहा कि जी हमें लोगों को ये जो जब बमबारी होती है इसके ऊपर, तो उसका कोलैटरल डैमेज जो है उसका हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जो उससे बेगुनाह मारे जाते हैं। हमारे उस वक्त के सदर जो थे जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि मुझे इस कोलैटरल डैमेज की कोई तकलीफ नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उसके बाद आपने ये देखा कि पाकिस्तान की सरहदों का सौदा करके आपने जो पैसा लिया, यानी आप अमेरिका की जंग में गए और आपने जो पैसा लिया, जिसके बारे में खुद उस जमाने में द लाइन ऑफ फायर में मैंने पढ़ा कि खुद ये जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो कहते थे कि मुझे ये सवाल करते हैं कि जी आपने जंग में क्या किरदार अदा किया। तो मैं इन्हें कहता हूँ कि सनों की कीमत जो आपने हमें अदा की है, हेड मनी, वो आप काउंट कर ले, इससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि हमने क्या किरदार, यानी हमने अपने लोगों को, आज आपने देखा कि 12 बिलियन के अगेंस्ट कर्जा जो ईरान का पकड़ा हुआ था, रखा हुआ था, पैसे नहीं दे रहे थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 5 लोग जो थे अमेरिकन, उनको रिहा किया है, और उन्होंने वो 12 बिलियन माजी के झरोकों से जो आपने बातें की यकीनन वो बहुत अहम है। मुख्तसरन आपसे मैं सिर्फ एक पॉइंट में ये जानना चाहूंगी, क्या इस वक्त हमारी हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी मेकिंग में कि मुआशी बहरान से मुल्क को बाहर निकाल सके? कतन नहीं, बदकिस्मती हमारी ये है कि ये हुकूमत आके सवाए सल्फिया लगाने के। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जरा हम इसी हवाले से पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या हुकूमत मुआशी बेहतरी लाने के लिए कोई संजीदा मंसूबाबंदी कर रही है या नहीं? 37% को ऐसा लग रहा है कि कोई मंसूबाबंदी हो रही है, 63% इसको मानने से कासिर है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह के मान।